Today we will be discussing explanation of nuclear fission on the basis of liquid drop model. इस मॉडल के आधार पर हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और फिशन प्रोसेस को समझेंगे। इस मॉडल में न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप के समान माना गया है। इस स्लाइड में जो फिगर दिख रहे हैं उसको हम हर फिगर को समझेंगे। इस मॉडल में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो वाइब्रेशंस यानी जो न्यूक्लियस के सरफेस पर सरफेस टेंशन फोर्स और कूलम्ब फोर्स इनमें अनबैलेंस के कारण जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उस पर डिपेंड है। यदि कोई न्यूक्लियस किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर नहीं करता है यानी अनपर्टर्ब्ड स्टेट में होता है तो उस न्यूक्लियस की साइज़ को स्फेरिकल साइज़ माना जाता है और वह इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव करती है, जैसा कि इस मॉडल में एज्यूम किया गया है। और यदि हमने कूलम्ब फोर्स और सरफेस टेंशन के बारे में पहले पढ़ा है तो कूलम्ब फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स है, यदि इनके बीच में बैलेंस है तो इस न्यूक्लियस की जो स्फेरिकल साइज है वो मेंटेन रहती है। अब हम हर जो स्टेज है इसकी फिशन की न्यूक्लियस की उसको समझेंगे। जो फिगर ए है उसमें न्यूक्लियस की स्फेरिकल साइज़ को दिखाया गया है। ये फिशनेबल न्यूक्लियस होता है। यदि कोई फिशनेबल न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होता है और इस न्यूट्रॉन कैप्चरिंग की वजह से ये न्यूक्लियस एक्साइटेशन एनर्जी प्राप्त करता है। दिस एक्साइटेशन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज इस कैप्चरिंग के कारण जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और उसकी सरफेस पर ओसिलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं जो कि इसकी स्फेरिकल साइज है उसको डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसको फिगर बी में दिखाया गया है। यानी जैसे जैसे जब न्यूक्लियस किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो एक्साइटेशन एनर्जी के कारण इसके सरफेस पर ओसिलेशन क्रिएट हो जाते हैं और इस ओसिलेशंस की वजह से इसकी जो स्फेरिकल साइज है उसमें डिस्टोर्शन बढ़ जाता है। यदि किसी न्यूट्रॉन की कैप्चरिंग की वजह से जो न्यूक्लियस ने एक्साइटेशन एनर्जी गेन की है वो कम है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, तो जो सरफेस टेंशन क्रिएट होता है इसके सरफेस पर वह इसकी स्फेरिकल साइज को मेंटेन करने का प्रयास करता है। जबकि जो न्यूट्रॉन कैप्चरिंग की वजह से एक्साइटेशन एनर्जी मिली है न्यूक्लियस को वो इसकी स्फेरिकल साइज को डिफॉर्म करने का प्रयास करती है। तो इन दोनों अपोजिट फोर्सेस की वजह से इन दोनों के प्रभाव में ये न्यूक्लियस का सरफेस जो कंपाउंड न्यूक्लियस का सरफेस है वो ऑसिलेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। और यदि उनका फिशन नहीं होता है यानी जो एक्साइटेशन एनर्जी मिली है न्यूक्लियस को वो बहुत कम है तो उस केस में इसका फिशन तो होता नहीं है और यह एक्साइटेशन लेवल से ग्राउंड लेवल में गामा रेज को इमिट करके ट्रांजिशन करता है। यदि एक्साइटेशन ये है जो सेकंड बी है वो वाली सिचुएशन है ये। अब यदि एक्साइटेशन एनर्जी किसी न्यूक्लियस को जब न्यूट्रॉन कैप्चर से इतनी एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाए, सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो इसकी सरफेस पर लार्ज मैग्नीट्यूड के वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियस एक डम्ब बेल की साइज को
गेन कर लेता है, जैसा कि फिगर सी में दिखाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पार्ट्स, जो फिगर सी है उसमें डम्बेल के दोनों पार्ट सेम हो, यह नेसेसरी नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो। हम जानते हैं कि नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, कूलॉम रिपल्सिव फोर्स लगता है। अब जैसे जैसे प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव कूलॉम फोर्स बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो डम्ब बेल है उसके दोनों पार्ट की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस भी लगता है। लेकिन जब रिपल्सिव कूलॉम फोर्स है वो इस न्यूक्लियर फोर्स से जस्ट एक्सीड होता है, जस्ट ज़्यादा होता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स, तो उस सिचुएशन को डी में दिखाया गया है, जहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कूलॉम फोर्स से जस्ट एक्सीड होता है। यदि यही सिचुएशन बनी रहती है तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और इस तरह से जो फिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है और ये सिचुएशन होती है 3E। यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एट्रैक्टिव नेचर का होने की वजह से भी उस फिशन को या फिर जो डिवीज़न है इस न्यूक्लियस का उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो काफ़ी अधिक होता है, वो प्रिवेल होता है न्यूक्लियर फोर्स पर। अब यह सारी प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में होती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम which is equal to 10 to the power minus 10 to the power minus 12 सेकेंड। इतने कम समय में ये सारी प्रोसेस हो जाती है। अब किसी न्यूक्लियस का फिशन होने के लिए यह आवश्यक है कि वह ये जो डी स्टेट है वो गेन करें। अगर डी स्टेट गेन नहीं की, मान लो सी स्टेज तक ही फिशन प्रोसेस होती है, तो उसका फिशन नहीं होता है और वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में न्यूक्लियस पहुंच जाता है। लेकिन फिशन प्रोसेस होने के लिए किसी भी फिशनेबल न्यूक्लिया है उसका डी स्टेट तक पहुंचना ज़रूरी होता है। इस क्रिटिकल स्टेट को गेन करने के लिए जो फिशाइल न्यूक्लियस एनर्जी गेन करता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी ए से डी तक आने में जो एनर्जी गेन करता है न्यूक्लियस, फिशनेबल न्यूक्लियस, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर जो ये फिगर है वो इस फिशन प्रोसेस को दिखाता है। इसमें जो फिशनेबल न्यूक्लियाई है उनको 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी में। इसको हम आगे वाली स्लाइड से समझेंगे। यहाँ पर ये ग्राफ एनर्जी ई और जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो किस तरह से दो समान फ्रेगमेंट में उसका फिशन होता है उस प्रोसेस को दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जस्ट टच वाली स्थिति होती है, जहाँ पर न्यूक्लियस के दोनों पार्ट एक दूसरे से जस्ट टच में रहते हैं, उस केस में उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है, जहाँ पर R1 है वो जो डम वेल है एक उसकी रेडियस है और R2 दूसरे डम वेल की दूसरे पार्ट की रेडियस है। तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी है वो कहलाती है कूलॉम एनर्जी EC। ये आगे हम देखेंगे इसको। अब हम इस स्लाइड से ये एविडेंट है कि R इक्वल्स टू 0, यानी जब डम वेल की सिचुएशन नहीं आई है उस केस में
जो न्यूक्लियस की साइज है वो स्फेरिकल साइज है, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन दिस केस। इस सारी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड है ई एफ, उसको हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। ई एफ इक्वल्स टू एम ए जेड माइनस एम ए जेड वन, एम ए वन जेड वन माइनस एम ए टू जेड टू सी स्क्वायर। दिस इज द formula for as we all familiar with this बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला। यहाँ पर एम ए जेड है वो एक फिशनेबल न्यूक्लियस का मास है, कंपाउंड न्यूक्लियस बोल सकते हैं जिसको, जहाँ जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। सिमिलरली जो ए वन और जेड वन है और ए टू जेड टू है वो फिशनेबल न्यूक्लियस के जिसमें फिशन होता है उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर है ए वन जेड वन, और वैसे ही दूसरे पार्ट के ए टू जेड टू है तो इनके मास एम ए वन जेड वन और एम ए टू जेड टू मास है जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है। अब दिस एनर्जी इज एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस मेड फ्रॉम न्यूक्लियस प्रोडक्ट इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है इसकी। इस एनर्जी में जो न्यूट्रॉन कैप्चरिंग की वजह से जो एक्साइटेशन एनर्जी न्यूक्लियस को मिलती है उसको ऐड नहीं किया है। अब हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो एनर्जी रिलीज्ड है इस केस में ई एफ है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो ये फिगर है उसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई को ए बी सी 3 भागों में बांटा है। इस फिगर में जो ई सी है वो बैरियर एनर्जी, कूलम्ब बैरियर एनर्जी है, पोटेंशियल बैरियर बोल सकते हैं जिसको, यानी अगर इससे अधिक एनर्जी मिल जाएगी तो उसका फिशन हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो उसका स्पॉन्टेनियस फिशन नहीं होगा। हेयर ई सी जो कूलम्ब एनर्जी है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को दिखाती है। यदि जस्ट टच वाली स्थिति को देखें हम, जहाँ पर उन दोनों के बीच दोनों प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उनके बीच, उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, और क्योंकि उनका अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि उनका मास, उनका जो चार्ज है वो Z1 है, Z1E है और Z2E है, तो कूलम्ब एनर्जी है वो क्या हो जाएगी ई सी इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। यहाँ पर क्यू वन और क्यू टू Z1E और Z2E रेस्पेक्टिवली है और डिस्टेंस R1 प्लस R2 है। अब यहाँ पर यदि ई एफ की वैल्यू, हमारे पास दोनों इक्वेशन, दोनों एनर्जी आ गई, एनर्जी रिलीज्ड ई एफ और कूलम्ब एनर्जी एस ई सी। यदि ई एफ की वैल्यू ई सी से ज़्यादा हो किसी न्यूक्लियस के लिए तो उसका फिशन हो जाएगा। हम 3 कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट केस है जिसमें ई एफ ग्रेटर देन ई सी। ये सिचुएशन, ये या फिर ये कंडीशन वो न्यूक्लियाई फुलफिल करते हैं जिनका मास नंबर ए है वो 250 से अधिक होता है। इन न्यूक्लियाई के लिए ये न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियस फिशन सफ़र करते हैं इस केस में, क्योंकि इनके लिए जो ई एफ है वो ई सी से अधिक होता है और इनकी जो पॉसिबिलिटी होती है स्पॉन्टेनियस फिशन की वो भी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड केस, इफ़ ई एफ इज़ लेस देन ई सी, यानी जो एनर्जी रिलीज्ड है सारी प्रोसेस में वो कूलम्ब एनर्जी से कम है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन एटॉमिक नंबर 92 के आसपास के न्यूक्लियाई होते हैं वो फुलफिल करते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, इसमें 2 केस है कि पहले 2 केस ऐसे हैं जिनका फिशन जिनका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन से होता है, और लास्ट 2 केसेस ऐसे हैं जिनका फिशन
थर्मल न्यूट्रॉन से नहीं होता है। जो पहले वाले केस है उसमें एक्साइटेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक है, यानी किसी फिशनेबल न्यूक्लियस के द्वारा किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद में जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक है। तो इस केस में फिसाइल न्यूक्लियस है, जैसे 91 प्रोटेक्टिनियम 231 और 92 यूरेनियम 235, इनका स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाता है थर्मल न्यूट्रॉन से, जिसकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ पर 91 प्रोटेक्टिनियम 231 है, वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके 92 P8 232 में कन्वर्ट हो गया, और एक न्यूट्रॉन से जो एनर्जी मिली है एक्साइटेशन एनर्जी वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है, तो इसका स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाएगा। सेम केस ही 92 यूरेनियम 235 का है। लेकिन यदि 90 थोरियम 232 और 92 यूरेनियम 238 इनका फिशन किसी थर्मल न्यूट्रॉन से करवाया जाए तो उस केस में फिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि इनमें एक्साइटेशन एनर्जी उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे कम होती है, यानी थर्मल न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद में भी ये इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं कि ये उस पोटेंशियल बैरियर को पार कर सके। तो लास्ट के जो दो एग्जाम्पल है 90 थोरियम 232 और 92 यूरेनियम 238, इनका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन से नहीं होता है। इनको थर्मल न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद में थर्मल न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद में ये डी स्टेट को प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि सी स्टेट या बी स्टेट तक आकर वापस से अपनी जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पर पहुँच जाते हैं बाय इमिटिंग ओनली गामा रेज। अब इनका जो फिशन है वो हाई एनर्जी या यूँ कहें फास्ट न्यूट्रॉन से होता है, जब ये न्यूक्लियाई 92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 232 किसी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन या फास्ट न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं, तो इस प्रोसेस में उनकी एक्साइटेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक हो जाती है, और तब इनका स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाता है। लास्ट केस जहाँ पर EF बहुत कम हो कूलम्ब पोटेंशियल बैरियर से, दिस कंडीशन is fulfilled by the nuclei of middle order of mass number 85 to 209, यानी ये जिनका मास नंबर मिडिल ऑर्डर में होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ में देखा था कि मिडिल मास नंबर ए है जिन न्यूक्लियाई का वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी है वह भी उस कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी से बहुत अधिक होती है। इस वजह से इनका फिशन करवाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फिशन ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज़ वेरी लो, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दीज न्यूक्लियाइज आर स्टेबल न्यूक्लियाइज। थैंक यू।